पेट में वीरेन जी 80 में कह रहे हैं 76 जीतेंगे। ये कहाँ से इतनी कॉन्फिडेंस आता है इनको? देखिए, एक चीज जो भाजपा और विपक्षी पार्टियों में अंतर है, भाजपा मंथन कर रही है, अधिवेशन कर रही है, सम्मेलन करती है। विपक्ष के पास अभी तक ऐसी कोई पार्टी नहीं आई सामने जो अपनी हार को लेके कोई मंथन कर रही हो, जिसने कोई बड़ी मीटिंग की हो और आगे चुनाव की कोई तैयारी कर रही हो। तो ये तो बीजेपी के पास तैयारी कर साथ शुरुआत मानिए आप उसके पास जो संसाधन है उसको वो लगातार चला रहा है। 76 इसलिए बोला गया क्योंकि मायावती और अखिलेश यादव जब एक साथ लड़े तब 15 सीटें आई उनकी, और बीजेपी उससे पहले 2014 का जब चुनाव लड़ी थी तब मायावती की 0 सीटें आई थी। तो ऐसे में 75-76 के आसपास वो तब भी था उनका गठबंधन। और अब जब 2024 का चुनाव होगा तो बीजेपी कुछ उसी स्थिति में है, क्योंकि अब मायावती और अखिलेश एक होकर चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं। अखिलेश और मायावती को एक तरह से कह दीजिए, अगर तराजू में मेंढक तौलने की तरह हो जाएगा, कोई रुकने वाला नहीं एक साथ। अब बात बचती है कि बीजेपी को कैसे रोका जा सकता है। बीजेपी को या मोदी और योगी के जो प्रभाव है उसको सिर्फ गठबंधन करके ही 2-3 दल रोक सकते हैं, वो भी आंशिक रूप से। उसमें एक स्वाभाविक गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश में बन सकता है, जिसमें ये लोग अगर मिल के लड़े तो कुछ सीटें ये जीत सकते हैं। बाकी मोदी और योगी का जो करिश्मा है कह लीजिए, या जो सर्वे है, या जो चीज़ें बातें आ रही हैं, उसमें वो उत्तर प्रदेश जीत रहे हैं, मैदान खाली है। और जनता ने भी देखिए, विपक्ष के सामने संकट ये है कि वो कितनों बड़े मुद्दे उठा दे, लेकिन उसको वोट नहीं मिल रहा है, जनता उसको वोट देने को तैयार नहीं है। तो ये बात अभी संजय बेचन जी कह, ये सब बीजेपी के पास है, हिंदुत्व उसके पास है, पुलिस उसके पास है, ईडी सीबीआई उसके पास है, इनकम टैक्स उसके पास है, और बचा खुचा हिंदू मुसलमान वो भी उसके पास है। तो बीजेपी के पास बहुत ढेर सारा वोट बैंक है, वो चुनाव में इसका भरपूर इस्तेमाल करेगी। कहते हैं कि जो संगठन मजबूत होता है वो बढ़िया लड़ता है। मायावती का संगठन क्या स्थिति में है, अखिलेश यादव का संगठन अभी चल रहा है, भाजपा का संगठन घर घर तक पहुंचा है, मजबूत है, बूथ पर भी है और पन्ना पर भी है। तो उनके पास मजबूत लोग, लड़ने वाले लोग तैयार हैं। तो एक जगह पर बीजेपी यहां भी कामयाब है। दूसरा, हम लोग महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, पेपर लीक की बात करते हैं, जनता कुछ सुनने तैयार नहीं है। वो इन सब के बावजूद मोदी और योगी को वोट देती है, वो दे रही है। तो सर पटकने से कोई फायदा नहीं है। ये चुनाव भी वैसे जाएगा जो 2014 और 2019 में गया। अब ये देखना है कि बीजेपी जो अपना लक्ष्य लेकर चलती है वो उस तक कहाँ तक पहुँचती है। कुछ लोग तो कह रहे थे कि वो 80 में 80 सीटें जीत सकते हैं, पता नहीं ये सच्चाई है नहीं। लेकिन हमारे यहाँ एक बात जरूर है कि धर्म के नाम पर बहुत सारी चीजें होती हैं जी। देखिए, कुल मिलाकर हमारा जो वोट है वो बढ़ता है, ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव होता है जी। और बीजेपी उस दौर में है जब इस समय उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। राज्यों में छुटपुट कुछ इलाकाई पार्टियां कर ले या कहीं कांग्रेस खड़ी हो जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में जहां मोदी खुद है, योगी हैं, वहां पर संकट है। एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, क्योंकि चुनावी वादे बड़े होते हैं, पूरे होते नहीं हैं। एक साहित्यकार ने लिखा कि हमने सुना है कि जिनको हमने चुना है वो अब कहने लगे हैं कि सवाल पूछना मना है। तो ये सत्ता मिलने के बाद इस तरह की स्थितियां आती हैं जी। बदलाव इतना आसान नहीं है।
अभी मोदी का युग चल रहा है और आने वाले वक्त में वो चलता भी रहेगा। हाँ, सियासत में जरूर तमाम सारे नारे और जुमले आते हैं और वक्त के हिसाब से वो बदलते हैं, फेल हो जाते हैं, नई चीजें आ जाती हैं। मोदी के समर्थक इस बात को मानने को तैयार नहीं है, वो आपसे झगड़ा कर लेंगे। विपक्ष को वो बेहद कमजोर मानते हैं और कमल का फूल जो सर चढ़कर बोल रहा है लोगों के, वो 2024 में इतनी जल्दी उसका नशा उतर जाएगा, ये कहना बेमानी होगी। सुनिएगा कि उजियारे की बंसबेल को पद लोलुप हो काट रहा है और गाली देता सूरज जुगनू तलवे चाट रहा है। और बड़ बोलों का देश है ये, जुमलों पर भी चलता है और हर चट्टान के नीचे देखो एक सपोला पलता है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहन भाइयों, कुएं पर हमने आज की परिचर्चा